अच्छा, तो हम वायरल हेपेटाइटिस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अब हम स्टार्ट करेंगे वायरल हेपेटाइटिस डी वायरस। ठीक है, तो इसको हम हेपेटाइटिस डी वायरस को डेल्टा एजेंट भी कहते हैं। हेपेटाइटिस डी वायरस जो है ये एक यूनिक आरएनए वायरस होता है जो कि डिपेंडेंट होता है फॉर इट्स लाइफ साइकिल ऑन द हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी डी वाला बी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने लाइफ साइकिल के लिए। तो इन्फेक्शन जो है इस डी वायरस के साथ वो फॉलोइंग सेटिंग में अराइज करता है। को इन्फेक्शन डी वायरस का और बी वायरस का सबसे अगर बात करें, यानी दोनों अगर साथ में हो, तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उसको मस्ट इस्टेब्लिश होना पड़ेगा ताकि वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजेंस प्रोवाइड करे जो कि नेसेसरी होती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट हेपेटाइटिस डी विरियंस। ठीक है, डी वाले को ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजेंस चाहिए होते हैं डी को अपने विरियंस की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो को इन्फेक्शन जो होता है ना बी का और डी का, ये एसोसिएटेड होता है विद हायर रेट ऑफ सिवियर एक्यूट हेपेटाइटिस, सिवियर किस्म की, और फल्मिनेंट लिवर फेलियर। ठीक है, पार्टिकुलरली आईवी ड्रग अब्यूजर्स में ऐसा होता है, और इसमें हायर रेट ऑफ प्रोग्रेशन होता है टू क्रोनिक इन्फेक्शन, यानी ये क्रोनिक में चला जाएगा जो कि फिर कॉम्प्लिकेट होता है विद इमरजेंस ऑफ लिवर कैंसर, आगे जाके हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा को इन्फेक्शन इन दोनों का दूसरा होता है सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस कैरियर का, वो बंदा कैरियर था क्रोनिक का और उसको सुपर इन्फेक्शन हो गया उसके ऊपर डी वाला। ठीक है, तो सुपर इन्फेक्शन जो है 30 to 50 डेज़ के बाद प्रेजेंट करेगा सिवियर अक्यूट हेपेटाइटिस की तरह इन द प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड। पहले उसको बी का वो खुद ही क्रोनिक कैरियर है लेकिन वो अनरिकॉग्नाइज था, उसके बाद जब उसने डी ने उसके ऊपर अटैक किया तो वो अक्यूट किस्म की सिवियर हेपेटाइटिस के साथ सिम्टम्स के साथ फिर इमर्ज करेगा। ठीक है, या फिर ये एग्जेबरेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है, यानी पहले उसको बी था, उसको पता भी था, लेकिन फिर उसकी एग्जेबरेशन होगी। ठीक है, तो क्रोनिक हेपेटाइटिस डी वायरस का इन्फेक्शन जो है 80 to 90% ऑफ द सच पेशेंट्स में होता है। सुपर इन्फेक्शन जो है उसमें दो फेजेस हो सकते हैं, एक अक्यूट फेज होगा जिसमें एक्टिव हेपेटाइटिस डी वायरस की रेप्लिकेशन हो रही होगी और सप्रेशन हो जाएगी बी वायरस वाले की। ठीक है, विथ हाई एलेनिन ट्रांसअमाइनेज लेवल। फिर अक्यूट के बाद दूसरा क्रोनिक फेज आ जाएगा जिसमें अब ये हेपेटाइटिस डी वायरस की रेप्लिकेशन जो हो रही थी वो डिक्रीज़ हो जाएगी और हेपेटाइटिस बी वायरस की रेप्लिकेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसमें एलेनिन ट्रांसअमाइनेज के लेवल फ्लक्चुएट करेंगे और डिजीज़ आगे जाके प्रोग्रेस कर जाएगी टू सिरोसिस और फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस डी वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में होता है और इसने तकरीबन एस्टिमेटेड 15 मिलियन इंडिविजुअल्स को, तकरीबन 5% ऑफ द 300 मिलियन इंडिविजुअल्स जो है वो इन्फेक्टेड हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ। ठीक है, तो इसकी प्रिवेलेंस वेरी करती है, सबसे ज़्यादा अमेज़न में है, बेसिन अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड साउदर्न इटली, लोवेस्ट इसकी साउथ एशिया में और चाइना में है इंसिडेंस। मोस्ट ऑफ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें ये लार्जली रिस्ट्रिक्टेड है टू आईवी ड्रग अब्यूजर्स एंड दोज हु हैव हैड मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, उनको ज़्यादा हो रहा है। अब हेपेटाइटिस डी वायरस का जो आरएनए है वो डिटेक्टेबल होता है ब्लड में भी और लिवर में भी एट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ द अक्यूट सिम्टोमेटिक डिजीज़। ठीक है, सिम्टोमेटिक डिजीज़ के ऑनसेट के टाइम पे हमें ये ब्लड और लिवर दोनों में इसका आरएनए मिलेगा। आईजीएम एंटी हेपेटाइटिस डी वायरस ये एक रिलायबल इंडिकेटर होता है रीसेंट हेपेटाइटिस डी वायरस एक्सपोजर का, लेकिन फ्रीक्वेंटली शॉर्ट लिव्ड होता है ये। ठीक है, ये इंडिकेटर शॉर्ट लिव्ड थोड़े टाइम के लिए हमें मिलेगा। अक्यूट अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए डी वायरस का बी वायरस के साथ तो ये एसोसिएटेड होगा कि हमें प्रेजेंस मिलेगी आईजीएम की अगेंस्ट हेपेटाइटिस डी एंटीजन एंड हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, यानी डी एंटीजन के अगेंस्ट आईजीएम मिल रही हैं और हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन के भी लिए मिल रही हैं। तो इसका मतलब इससे पता चल रहा है कि नया इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी के साथ हुआ है। ठीक है, तो विद क्रोनिक डेल्टा हेपेटाइटिस अराइजिंग फ्रॉम द हेपेटाइटिस डी virus super infection, hepatitis B surface antigen is present in the serum and anti-hepatitis D virus antibodies which are the IgG and IgM persist for month or longer। यानी यहाँ कह रहा है कि अगर किसी को क्रोनिक डेल्टा वाली हेपेटाइटिस हुई है जो उसको हेपेटाइटिस डी वायरस के सुपर इन्फेक्शन की वजह से हुई है क्रोनिक डेल्टा हेपेटाइटिस, तो उस वाले पेशेंट में हमें हेपेटाइटिस बी वाले के सरफेस एंटीजन उसके सीरम में मिलेंगे। ठीक है, और क्योंकि डी का इन्फेक्शन हुआ है तो anti-HDV एंटीबॉडीज़ भी मिलेंगी IgG एंड IgM जो महीनों से सालों तक उसमें परसिस्ट करेंगी। अब क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी है हेपेटाइटिस बी वायरस पे, डी को बी चाहिए होता है, तो इसलिए डी जो है ना वो प्रिवेंट होगा बाय द वैक्सीनेशन अगेंस्ट बी। अगर हमने बी की अगेंस्ट वैक्सीनेशन कर ली, बी होगा ही नहीं तो डी नहीं होगा इन्फेक्शन।
डी का नहीं हो पाएगा क्योंकि डी को बी की ज़रूरत है। ठीक है, ऑप्शन समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद आता है नेक्स्ट हेपेटाइटिस ई वायरस, HEV। HEV जो है ये इंटेरिकली ट्रांसमिट होता है, ठीक है, गट के थ्रू, और वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है जो कि टिपिकली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। ये वायरस जो है टिपिकली जो यंग से लेके मिडिल एज के एडल्ट्स होते हैं ना, उनको इन्फेक्ट करता है। अब ये हेपेटाइटिस ई वायरस जूनोटिक डिजीज़ करवाएगा एनिमल रिजर्वॉयर्स के साथ, जिसमें मंकीज़, कैट्स, पिग्स, डॉग्स, ये सारे एनिमल रिजर्वॉयर हैं। ठीक है, तो इसमें इसके एपिडेमिक्स भी रिपोर्ट हुए हैं एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सब सहारन अफ्रीकन एंड मैक्सिको, और इसके कुछ स्पोरेडिक केसेस भी जो है वेस्टर्न नेशंस में मिले हैं, पार्टिकुलरली जहाँ पे पिग फार्मिंग ज़्यादा कॉमन है, और ट्रैवलर्स में जो कि रिटर्न करते हैं रीजन्स ऑफ हाई इंसिडेंस से। ठीक है, वहाँ से जो रिटर्न करके आते हैं ट्रैवलर्स, तो उनमें भी ये ज़्यादा पाया गया है। तो ऑफ द ग्रेटर इंपॉर्टेंस, हेपेटाइटिस ई वायरस इन्फेक्शन अकाउंट फॉर 30 to 60% ऑफ द स्पोरेडिक अक्यूट हेपेटाइटिस इन इंडिया। ठीक है, 30 to 60 ये ऐसे कॉजेज करवा रहा है स्पोरेडिक अक्यूट हेपेटाइटिस की। एक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द HAV, यानी ए वाले से भी ज़्यादा ई बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हमने दोनों पढ़ा, दोनों जो हैं वाटर बाउंड होते हैं और गट के थ्रू जो है फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, लेकिन ई वाला उससे भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ई। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हेपेटाइटिस ई वायरस के इन्फेक्शन का, वो है कि इसमें हाई मोर्टेलिटी रेट है अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन। ये याद रखिएगा, प्रेग्नेंट वुमेन की मौत इससे ज़्यादा हो रही है, तकरीबन 20%। ठीक है, तो मोस्ट केसेस में ये हेपेटाइटिस ई वायरस जो है ना, वो क्रोनिक लिवर डिजीज़ के साथ एसोसिएट नहीं होता। ठीक है, या फिर ये परसिस्टेंट वायरीमिया भी नहीं करवाता ज़्यादातर। जो इसका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड है वो एक्सपोजर के बाद जो है 4 to 5 वीक्स तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 1983 में डिस्कवर किया गया इस हेपेटाइटिस ई वायरस को कि ये अनइन्वेलप्ड है, पॉजिटिव स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, हिप्पी वायरस जीनस का। ठीक है, हिप्पी वायरस। इसके जो विरियॉन्स हैं वो स्टूल में शेड होते हैं अक्यूट इलनेस के दौरान। बिफोर के क्रिटिकल इलनेस, क्लिनिकल इलनेस के जो है ऑनसेट हो, इसका जो RNA है हेपेटाइटिस ई वायरस का और हेपेटाइटिस ई वायरस के जो विरियॉन्स हैं वो हमें ऑनसेट से पहले ही PCR में मिल जाएंगे, स्टूल और सीरम का जो हम PCR करेंगे तो डिटेक्ट हो जाएंगे RNA भी और विरियॉन्स भी। ठीक है, ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल इलनेस से पहले। अब ऑनसेट ऑफ राइजिंग सीरम अमाइनो ट्रांसफरेज जो बढ़ जाएंगे सीरम में, और इसमें जो क्लिनिकल इलनेस होती है और हमें IgM एलिवेटेड मिलेंगे, anti-HEV टाइटर्स, IgM anti-HEV जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो भी एलिवेटेड मिलेंगे। तो ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं सिमल्टेनियसली वर्चुअली हो रही होती हैं। ठीक है, साथ ही हो रहा होगा, सीरम में भी वो बढ़ रहा है, क्लिनिकल इलनेस भी है, एंटीबॉडीज़ भी बढ़ रही हैं। तो इसके सिम्टम्स तकरीबन 2 से 4 हफ्तों में रिजॉल्व कर जाते हैं, जिस दौरान IgM के टाइटर फॉल कर जाएंगे और IgG anti-HEV टाइटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि M वाली एक्यूट के लिए होती है, G वाली क्रोनिक में हमारी एंटीबॉडीज़ रिप्लेस हो जाएंगे, फिर M के टाइटर्स फॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्लिनिको-पैथोलॉजिकल जो सिंड्रोम है वायरल हेपेटाइटिस का वो देख लेते हैं सबका। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, इन्फेक्शन जो है हेपेटाइटिस वायरसेस के साथ वो प्रोड्यूस करता है वाइड रेंज ऑफ आउटकम्स। अक्यूट इन्फेक्शन हर एक हेपेटोट्रोपिक वायरस के साथ सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, एसिम्टोमेटिक भी। ठीक है, अक्यूट वाला HAV देखो, जो हमने हेपेटाइटिस ए वायरस पढ़ा और हेपेटाइटिस ई वायरस, ये क्रोनिक हेपेटाइटिस याद रखिएगा नहीं करवाते, और सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस जो इन्फेक्टेड एडल्ट्स हैं उनको क्रोनिक हेपेटाइटिस होती है, बी वालों को। ठीक है, इसके बरक्स अगर हम देखें हेपेटाइटिस सी वायरस, ये एक नोटोरियस होता है वायरस फॉर द प्रोड्यूसिंग क्रोनिक इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा नॉन है कि ये क्रोनिक इन्फेक्शन करवाएगा, हेपेटाइटिस सी वायरस। उसके अलावा क्या है, फल्मिनेंट हेपेटाइटिस अनयूजुअल है और प्राइमरीली देखी गई है हेपेटाइटिस ए वायरस के साथ, बी वायरस, डी वायरस। इन तीनों में A, B, D में फल्मिनेंट हेपेटाइटिस होती है। आल्दो बी वाला और जो सी वाले हैं ये मोस्ट ऑफ द क्रोनिक हेपेटाइटिस करवाते हैं, बहुत कॉमन है B एंड C क्रोनिक हेपेटाइटिस में। बाकी भी अदर कॉजेज होते हैं सिमिलर क्लिनिकोपैथोलॉजिक प्रेजेंटेशन के, यानी इनसे जो होगी क्लिनिकोपैथोलॉजिक हमें प्रेजेंटेशन जो मिलेगी वो बाकी कॉजेज़ की वजह से भी हो सकती है, जिसमें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी आ जाता है, ड्रग एंड टॉक्सिन इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस जो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो उनमें भी तकरीबन सेम ही क्लिनिकोपैथोलॉजिक प्रेजेंटेशन मिलती है जिस तरह B एंड C वायरस से हमें मिले। तो इसीलिए जो सीरोलॉजिक और मॉलिक्यूलर स्टडीज़ होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल होती हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, और ताकि हम उनको डिस्टिंग्विश करें वायरल हेपेटाइटिस की डिफरेंट टाइप्स को। ठीक है, अब आते हैं अक्यूट एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन विथ रिकवरी। अक्यूट एसिम्टोमेटिक हुआ है इन्फेक्शन और रिकवरी हो गई है, तो पेशेंट जो इस ग्रुप में हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं इंसिडेंटली
जब ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेटेड सीरम ट्रांसअमाइनेज, उनके सीरम ट्रांसअमाइनेज या तो हमें ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, इंसिडेंटली, या फिर हमें उनमें एंटीवायरल एंटीबॉडीज़ मिल जाए, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए वायरस का और बी वायरस का जो इन्फेक्शन है, ये पार्टिकुलरली चाइल्डहुड के दौरान जो है फ्रीक्वेंटली सब क्लिनिकल होता है, यानी डिजीज़ बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होती है, अक्यूट होती है और खुद ही जो है रिकवरी हो जाती है। तो हमें मतलब सीरम ट्रांसअमाइनेजेस और एंटीवायरल एंटीबॉडीज़ मिलेंगी सीरम में। दूसरा होता है अक्यूट लेकिन सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हो गया है फिर लेकिन रिकवरी हो गई है। तो इसमें क्या होता है कि विच एवर द वायरस इज़ इन्वॉल्व, जो अक्यूट डिजीज़ होती है, बेशक जौन सा भी वायरस है, अक्यूट डिजीज़ में सिमिलर कोर्स होता है, जिसमें एक तो पहले इंक्यूबेशन पीरियड होता है वेरिएबल लेंथ का, डिफरेंट लेंथ होती है ना इंक्यूबेशन पीरियड की, जिस तरह स्टेबल में है हेपेटाइटिस वायरस की, हमने डिफरेंट पीरियड्स देखे इंक्यूबेशन पीरियड्स, ठीक है, ये वाले। तो सबसे पहले एक तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वेरिएबल लेंथ का, फिर नंबर 2 सिम्टोमेटिक प्री-इक्टेरिक फेज आता है। प्री-इक्टेरिक यानी जिसको हम प्रोड्रोमल कहते हैं, जिसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम नोज़िया वगैरह इस तरह के हमें मिलते हैं, उसका सिम्टोमेटिक प्री-इक्टेरिक यानी प्रोड्रोमल फेज आता है, ठीक है, कह सकते हैं। उसके बाद सिम्टोमेटिक इक्टेरिक फेज़ आएगा जिसमें स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे, और फिर कन्वालेसेंस फेज़ होता है, ठीक है। तो अब जो पीक इन्फेक्टिविटी है वो ड्यूरिंग द लास्ट एसिम्टोमेटिक डेज ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड एंड द अर्ली डेज ऑफ द अक्यूट सिम्टम्स, इनके दरमियान वाला जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीक इन्फेक्टिविटी होगी, ठीक है, मोस्ट इन्फेक्शन वहाँ पे है, पीक इन्फेक्टिविटी। नेक्स्ट है फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। वायरल हेपेटाइटिस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है तकरीबन 12% ऑफ केसेस ऑफ फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर इसी वजह से होते हैं, और इनमें 2/3 जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन से होता है और बाकी जो है हेपेटाइटिस ए वायरस से। अब सर्वाइवल जो है मोर देन 1 वीक का ये परमिट करता है रिकवरी टू अकर विया द रेप्लिकेशन ऑफ द रेजिडुअल हेपेटोसाइट्स, बाकी जो रह गए हैं, जो इंजर नहीं हुए हेपेटोसाइट, तो उनकी रेप्लिकेशन होगी और वो रिकवरी की तरफ जाएगा। एक्टिवेशन स्टेम प्रोजेनिटर सेल्स की कनाल ऑफ हेयरिंग में राइज देगी टू प्रोमिनेंट डक्टुलर रिएक्शन, ठीक है, वो स्टेम सेल्स जो हैं उनकी एक्टिवेशन हो रही है तो डक्टुलर रिएक्शन होगा, लेकिन ज़्यादातर इस ये इनसफिशेंट होता है टू अकम्प्लिश फुल रेस्टिट्यूशन, यानी फुल रिकवरी इसमें से नहीं हो पाती। फुलमिनेंट जो हेपेटिक फेलियर है वो फॉलो करता है अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस को, तो उसको हम सपोर्टिवली ही ट्रीट करते हैं। लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही ओनली ऑप्शन होता है उन पेशेंट्स के लिए जिनमें डिजीज़ जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही, क्योंकि जो है डेथ हो सकती है सेकेंडरी इन्फेक्शंस की वजह से, और फेलियर हो सकता है बाकी ऑर्गन्स का, अदरवाइज इनएविटेबल। नेक्स्ट है टॉपिक क्रॉनिक हेपेटाइटिस। क्रॉनिक हेपेटाइटिस डिफाइन हुआ है कि परसिस्टेंट या रिलैप्सिंग हेपेटिक डिजीज़ हो फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा तक वो प्रोलॉन्ग जो है ये डिजीज़ रहे तो उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहेंगे। क्लिनिकल जो उसके फीचर है वो एक्सट्रीमली वेरिएबल होते हैं और वो प्रिडिक्ट नहीं करते उसका आउटकम। कुछ पेशेंट्स में ओनली जो साइंस होते हैं क्रोनिक डिजीज़ के वो हैं कि उनमें हमें एलिवेशन मिलती है सीरम ट्रांसअमाइनेजेस की। लैब स्टडीज़ जो है उनसे भी रिवील होगा प्रोलॉन्गेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है उनका, और कुछ इंस्टेंसेस में हाइपर ग्लोबुलिनीमिया, हाइपर बिलिरुबिनीमिया और माइल्ड एलिवेशंस हमें मिलेंगी एल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल की, ठीक है, ये हमें लैब टेस्ट में उनका पता चलता है क्रोनिक लिवर डिजीज़ में, सॉरी क्रॉनिक हेपेटाइटिस में। अब जो सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन जो फाइंडिंग होती है क्रॉनिक हेपेटाइटिस में वो फटीग होती है, और लेस कॉमनली उनको मलेज होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, बाउट ऑफ माइल्ड जॉन्डिस। प्री सिरोटिक क्रॉनिक हेपेटाइटिस में जो फिजिकल फाइंडिंग्स हैं वो फ्यू होती हैं, कुछ जो हैं वो हैं कि हमें स्पाइरल एंजियोमास मिलेंगे, पामर एरिदमा, ठीक है, बॉडी पे जो है स्पाइडर लाइक लेजेंट्स जो हैं वेन्स की डायलेशंस की वजह से, पामर एरिदमा मिलेगा, माइल्ड हेपेटोमेगाली मिलेगी, इलाज हो जाएगा लिवर, हेपेटिक टेंडरनेस भी मिलेगी, और माइल्ड स्प्लीनोमेगाली। ये पिक्चर है प्री सिरोटिक क्रॉनिक हेपेटाइटिस की। Occasionally, in the cases of hepatitis B virus and C virus, immune complex disease develops that results in the vasculitis, सबकुटेनियस और विजरल, ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ की वजह से फिर वो वेसल्स भी इन्फ्लेम करना शुरू हो जाएंगी और वास्कुलाइटिस हो जाता है कभी कभार हेपेटाइटिस बी वायरस और सी वायरस में, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। इसके अलावा क्रायोग्लोबिनीमिया जो है ये 35% ऑफ द इंडिविजुअल्स में जिनको क्रोनिक हेपेटाइटिस सी होता है उनमें हमें क्रायोग्लोबिनीमिया भी मिलता है। इसमें हमें पता है कि क्रायोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो एक्यूमुलेट कर जाती है वेसल्स के अंदर और फिर इन्फ्लामेशन होती है, वैस्कुलाइटिस होता है, ठीक है, इसको क्रायोग्लोबिनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है कैरियर स्टेट। तो कैरियर वो इंडिविजुअल होता है जो कि क्रोनिकली तो इन्फेक्टेड है हेपेटोट्रोपिक वायरस के साथ, लेकिन उसको कोई भी सब क्लिनिकल एविडेंस नहीं है कि उसको लिवर डिजीज़ है,
ठीक है, तो उसको कैरियर कहते हैं। अब दोनों जो केसेस हैं पार्टिकुलरली, यानी वो एक तो इन्फेक्टेड तो है हेपेटोट्रोपिक वायरस के साथ, या तो उसको बिल्कुल ही नहीं होगी या फिर थोड़ी बहुत सब क्लिनिकल एविडेंस होगा लिवर डिजीज़ का। तो अब दोनों केसेस में पार्टिकुलरली जो सब क्लिनिकल अगर जिसको एविडेंस है लिवर डिजीज़ का, तो इस तरह के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं रेजर्वॉयर फॉर द इन्फेक्शन। इन द केस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, जो हेल्दी कैरियर्स होते हैं टिपिकली उनमें उनकी जो सीरम स्टडीज़ होती हैं उनमें हमें हेपेटाइटिस बी इन्वेलप एंटीजन की एब्सेंस मिलेगी, ठीक है। प्रेजेंस मिलेगी हमें एंटी हेपेटाइटिस बी इन्वेलप, यानी उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। अमाइनो ट्रांसफेरेज हमें नॉर्मल मिलेंगे और लो या अनडिटेक्टेबल सीरम हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए मिलेगा, बिल्कुल लो होगा या डीएनए उसका बिल्कुल ही अनडिटेक्टेबल होगा। और जब हम लिवर बायोप्सीज करेंगे तो हमें इन्फ्लामेशन इतनी सिग्निफिकेंट नहीं मिलेगी, ना ही हमें पैरेन्काइमल इंजरी मिलेगी, ठीक है। ये सारी बात हो रही है कैरियर्स की। अब हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन जो है वो अर्ली लाइफ में एक्वायर होता है इंडेमिक एरियाज़ में, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, सब सहारन अफ्रीका। तो यहाँ पे कैरियर स्टेज जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तकरीबन 90% ऑफ द केसेस जो हैं उनमें लोग कैरियर होते हैं। जबकि जो नॉन इंडेमिक रीजन्स होते हैं उनमें याद रखिएगा कैरियर स्टेट वहाँ पे रेयर है। बाय कंट्रास्ट ये एस्टिमेट हुआ है कि हेपेटाइटिस सी वायरस का जो इन्फेक्शन है, ठीक है, इन सारे रीजन्स में हमने देखा कि हेपेटाइटिस बी वायरस से जो है वो 90% जो है कैरियर स्टेट हो रहा था इंडेमिक एरियाज़ में, जबकि बाकी जो इंडेमिक नहीं है एरियाज़ वहाँ पे नहीं हो रहा था। लेकिन अब अगर सी वायरस की बात करें तो इससे जो है सिर्फ 10 to 40% केसेस में कैरियर स्टेट प्रोड्यूस होती है यूएस में, ठीक है। उसके बाद है HIV एंड क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर ट्रांसमिशन मोड्स एंड ओवरलैपिंग रिस्क फैक्टर्स, को इन्फेक्शन जो है HIV का और हेपेटाइटिस वायरस का ये कॉमन है, ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग इसके रिस्क फैक्टर्स भी हैं और इनका ट्रांसमिशन मोड भी एक जैसा ही है। तो इसमें जो है ओवरलैपिंग हमें क्लिनिकल प्रॉब्लम मिलती है। तो यूएस में यानी हमें इनमें को इन्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो अब यूएस में 10% जो HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो को इन्फेक्टेड हुए हुए होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ भी, और 25% जो है वो सी वायरस के साथ भी इन्फेक्टेड होते हैं। और अगर उनको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस और सी वायरस का इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं कि ये मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी करवा देते हैं HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में, इवन उनमें भी जो कि इफेक्टिव एंटी HIV थेरेपी भी ले रहे हैं, लेकिन उनकी मोर्टेलिटी सिर्फ इस बी और सी की वजह से हो रही है, ठीक है। इसी तरह उन इंडिविजुअल्स में जो कि आगे जाके प्रोग्रेस कर जाते हैं टू एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी उनको जब HIV के बाद एड्स हो जाता है तो लिवर डिजीज़ उसमें सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ बनती है। हावेवर अगर एडिक्वेटली ट्रीट किया जाए, इम्यूनो कॉम्पिटेंट जो एडिक्वेटली जो ट्रीट हुए हुए इम्यूनो कॉम्पिटेंट HIV वाले पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो सिवियरिटी और प्रोग्रेशन है हेपेटाइटिस बी वायरस की और सी वायरस इन्फेक्शन की और रिस्पॉन्स टू द एंटी हेपेटाइटिस वायरस थेरेपी, वो बिल्कुल रिजेंबल करेगा उसी तरह जिस तरह हमें नॉन HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में मिले। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। अब क्लिनिकल जब हम असेसमेंट करेंगे क्रोनिक हेपेटाइटिस की तो समटाइम्स हमें लिवर बायोप्सी की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्रोनिक हेपेटाइटिस की असेसमेंट में। इसके साथ साथ इन एडिशन टू द क्लिनिकल एंड सीरोलॉजिकल डेटा हमें लिवर बायोप्सी चाहिए होगी। तो लिवर बायोप्सी बहुत हेल्पफुल होती है इन कन्फर्मिंग द क्लिनिकल डायग्नोसिस एक्सक्लूडिंग द कॉमन कंकॉमिटेंट कंडीशन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फैटी लिवर हो गया, फैटी लिवर डिजीज़ या हीमोक्रोमेटोसिस, इनको एक्सक्लूड कर देना है। तो इससे हम असेस करेंगे हिस्टोलॉजिक फीचर्स जो कि इंक्रीज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी के साथ होते हैं। ग्रेडिंग हम कर सकते हैं, एक्सटेंट कितना हुआ है हेपेटोसाइट की इंजरी का, और इन्फ्लामेशन को भी असेस कर सकते हैं, उसको भी ग्रेड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टेजिंग हम करेंगे ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द स्कारिंग, ठीक है, स्कारिंग कितनी है उसको स्टेज करेंगे। अब हिस्टोरिकली जो हिस्टोलॉजिक ग्रेडिंग है और स्टेजिंग है क्रोनिक हेपेटाइटिस की इन द लिवर बायोप्सी स्पेसिमेंट्स, यानी हिस्टोरिकली जो हिस्टोलॉजिक हम ग्रेडिंग और स्टेजिंग करते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस की लिवर बायोप्सी में, तो वो सेंट्रल है टू डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर टू अटेम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज। हाउएवर विद द न्यू हाईली इफेक्टिव टारगेटेड एंटीवायरल थेरेपी फॉर द हेपेटाइटिस सी, फ्यूअर प्री ट्रीटमेंट बायोप्सीज आर बीइंग परफॉर्म्ड, क्योंकि अब बहुत अच्छी जो है वो एंटीवायरल थेरेपीज़ आ गई हैं हेपेटाइटिस सी के लिए, तो अब हम प्री ट्रीटमेंट बायोप्सीज जो है वो कम ही परफॉर्म करते हैं। अब जो जनरल मॉर्फोलॉजिक फीचर्स हैं अक्यूट और क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस के, वो स्कीमेटिकली इस फिगर में डिपिक्टेड हैं। यहाँ देखिए इस फिगर में जो है दिखाया गया है मॉर्फोलॉजिक फीचर अक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस का। तो इसमें बहुत ही लिटिल जो है पोर्टल मोनोन्यूक्लियर इनफिल्ट्रेशन हो गई है अक्यूट हेपेटाइटिस में, या समटाइम्स बिल्कुल भी नहीं होती ना एट ऑल। वाइल जो क्रोनिक हेपेटाइटिस है इसमें पोर्टल इन्फिल्ट्रेट्स डेंस हैं और प्रोमिनेंट हैं। ये डिफाइनिंग फीचर है क्रोनिक हेपेटाइटिस का, ठीक है। इसके अलावा ब्रिजिंग नेक्रोसिस और फाइब्रोसिस भी हमें सिर्फ क्रोनिक हेपेटाइटिस में मिलती है।
लेकिन ब्रिजिंग नेक्रोसिस जो है वो बहुत ही जो सिवियर एक्यूट हेपेटाइटिस है उसमें भी हो सकती है। ठीक है, जो सिवियर वाली एक्यूट हेपेटाइटिस होगी तो उसमें भी हमें ब्रिजिंग नेक्रोसिस मिल सकती है। इसके अलावा डक्टुलर रिएक्शंस जो है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस में बिल्कुल ही थोड़े हैं इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ स्कारिंग, लेकिन वो ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाएंगे लेट स्टेज डिजीज़ में डक्टुलर रिएक्शंस। ठीक है, तो ये सारा इस फिगर में शोन है, इसको देख लें। उसके बाद कह रहा है कि मॉर्फोलॉजिक जो चेंजेस एक्यूट और क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस में होते हैं वो शेयर होते हैं अमंग दी हेपेटोट्रोपिक वायरसेस एंड कैन बी मिमिक बाय द ड्रग रिएक्शंस और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। यानी इन सब के जो मॉर्फोलॉजिक चेंजेस होंगे जो सारे हेपेटोट्रोपिक वायरस की वजह से हो रहे हैं एक्यूट में भी और क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस में, वो सारे ओवरलैप होंगे। ठीक है, वो सारे मॉर्फोलॉजिक चेंजेस जो है शेयर होते हैं और ये ज़्यादा हो जाएंगे, मिमिक हो जाएंगे जब ड्रग रिएक्शन होगा या ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होगी। तो सबसे पहले एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की मॉर्फोलॉजी देखें एक्यूट वाले की, तो इसमें ग्रॉसली हमें लिवर जो है वो इन्वॉल्व होगा, लेकिन माइल्ड एक्यूट हेपेटाइटिस जो है वो हमें बिल्कुल नॉर्मल या स्लाइटली मोटल्ड नज़र आएगा लिवर, क्योंकि एक्यूट वाली डिजीज़ है तो बस थोड़ा सा स्लाइटेड मोटल्ड होगा या बिल्कुल नॉर्मल ही नज़र आएगा। एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम मैसिव जो हेपेटिक नेक्रोसिस है ये ग्रेटली श्रंकन लिवर करवा सकती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया नेक्रोसिस की वजह से। अब माइक्रोस्कोपिकली हमें कंसिडरेबल मॉर्फोलॉजिक ओवरलैप मिलता है एक्यूट हेपेटाइटिस में जो कि वेरियस हेपेटोट्रोपिक वायरस से हो रही है। तो जैसा कि टिपिकल है मैनी वायरल इन्फेक्शंस में हमें पता है कि मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो हैं ये प्रीडोमिनेट करते हैं इन ऑल फेजेस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। A subtle difference is that the mononuclear infiltrate in the hepatitis A may be स्पेशली रिच इन द प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो हमें हेपेटाइटिस ए में ज़्यादा मिलेंगे, उनमें जो मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें प्लाज्मा सेल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन में मोस्ट जो पैरेन्काइमल इंजरी है वो स्कैटर्ड होगी थ्रू आउट द हेपेटिक लोब्यूल और वो हमें स्पॉटी नेक्रोसिस या फिर हम लोबुलर हेपेटाइटिस कह सकते हैं, इस तरह से हमें नज़र आएगा पैरेन्काइमल में जो भी इंजरी हुई है। पोर्टल इन्फ्लामेशन एक्यूट हेपेटाइटिस में थोड़ी होगी, मिनिमल या बिल्कुल एब्सेंट होगी। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हेपेटोसाइट की इंजरी नेक्रोसिस भी करवा सकती है या एपोप्टोसिस करवा देगी। अगर नेक्रोसिस करवाएगी तो हमें साइटोप्लाज्म एम्प्टी नज़र आएगा और सिर्फ थोड़े से जो है स्कैटर्ड विस्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक रेमनेंट्स मिलेंगे और इवेंचुअली सेल मेम्ब्रेन्स भी रप्चर कर जाएंगी जिसकी वजह से ड्रॉप आउट हो जाएगा हेपेटोसाइट्स का और उनकी जगह पे जो कोलैप्स्ड साइनोसॉइडल कोलेजन है रेटिकुलिन फ्रेमवर्क, जो कोलैप्स हुआ हुआ साइनोसॉइडल कोलेजन रेटिकुलिन फ्रेमवर्क वो जो है पीछे रह जाएगा विद द स्कैवेंजर मैक्रोफेजेस। ठीक है, वहाँ पे फिर स्कैवेंजर मैक्रोफेजेस भी हमें मिलेंगे। अब जब अपोप्टोसिस हो जाएगी, ये बात होगी सारी नेक्रोसिस की, जब अपोप्टोसिस होगी तो फिर हेपेटोसाइट्स बिल्कुल श्रिंक कर जाएंगे और वो इंटेंसली यूजिनोफिलिक हमें नज़र आएंगे और उनके न्यूक्लियाई पिक्नोटिक होंगे और फ्रेगमेंटेड। इफेक्टर टी सेल्स भी हमें उसी विसिनिटी में मिल सकते हैं। सिवियर जो एक्यूट किस्म की हेपेटाइटिस हुई है तो उसमें कन्फ्लुएंट नेक्रोसिस हेपेटोसाइट्स की हमें नज़र आएगी सेंट्रल वेन्स के अराउंड। इन एरियाज़ में हमें सेलुलर डेब्रिस भी मिल सकती है, कोलैप्स्ड रेटिकुलन फाइबर्स, कंजेशन और हेमरेज और वेरिएबल इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये बात हो रही है सिवियर एक्यूट हेपेटाइटिस की जहाँ पे सेंट्रल वेन्स की नेक्रोसिस हो गई है और उसमें ये सारे चेंजेस हमें मिलेंगे। तो जैसे जैसे और ज़्यादा सिवियरिटी बढ़ती जाएगी तो और ज़्यादा सेंट्रल ब्रिजिंग नेक्रोसिस होगी जिसके बाद पैरेन्काइमल कोलैप्स हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिवियर फॉर्म है मैसिव हेपेटिक नेक्रोसिस और फुलमिनेंट लिवर फेलियर आखिर में हो जाएगा। तो एक्यूट के बाद नेक्स्ट है क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। तो इसके जो डिफाइनिंग क्रोनिक वाले के जो हिस्टोलॉजिक फीचर्स हैं क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस के वो है कि हमें मोनोन्यूक्लियर पोर्टल इन्फिल्ट्रेट मिले। ठीक है, पोर्टल इन्फिल्ट्रेशन, तो ये माइल्ड भी हो सकता है, सिवियर भी, वेरिएबल होगा फ्रॉम वन पोर्टल ट्रैक टू अदर। तो इसमें जो है इंटरफेस हेपेटाइटिस होता है, यानी वहाँ पे हमने देखा था कि लोबुलर हेपेटाइटिस हो रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरफेस हेपेटाइटिस हो रहा है, उसके साथ साथ लोबुलर भी है, दोनों है। इंटरफेस इस तरह के हमने इसको डिस्टिंग्विश किया है लोकेशन की बेसिस पे, यानी कि ये हेपेटोसेलुलर पैरेन्काइमा और पोर्टल ट्रैक जो है इनके इंटरफेस पे ये वाली हो रही है हेपेटाइटिस, हेपेटोसेलुलर पैरेन्काइमा के और पोर्टल ट्रैक के स्ट्रोमा के इंटरफेस के दरमियान। तो अब जो इसका हॉलमार्क होता है प्रोग्रेसिव क्रोनिक लिवर डैमेज का वो है स्कारिंग। क्रोनिक में हमेशा स्कारिंग होगी। पहले क्या होगा, सिर्फ ओनली जो पोर्टल ट्रैक है उनमें सिर्फ फाइब्रोसिस होगी, वो एग्जिबिट करेंगी, लेकिन फिर कुछ पेशेंट में जैसे जैसे टाइम के साथ फाइब्रस सेप्टा बैंड्स जो है डेंस स्कार के ये एक्सटेंड कर जाएंगे बिटवीन द पोर्टल ट्रैक
पहले पोर्टल ट्रैक में सिर्फ फाइब्रोसिस हो रही है, उसके बाद इसके सेप्टा बन रहे हैं, फाइब्रस सेप्टा बैंड डेंस स्कार के, जो कि फिर एक्सटेंड कर रहे हैं बिटवीन द पोर्टल ट्रैक। अब जो मोस्ट सिवियर केसेस होंगे उनमें यही कंटिन्यूड स्कारिंग होती रहेगी और नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से सिरोसिस की डेवलपमेंट होगी, जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया। अब सर्टेन जो हिस्टोलॉजिक फीचर्स होते हैं पॉइंट टू स्पेसिफिक वायरल इटियोलॉजीज इन द क्रोनिक हेपेटाइटिस, यानी कुछ स्पेसिफिक हिस्टोलॉजिक फीचर्स से ही हमें वायरल इटियोलॉजी का पता चलता है। जो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है उसमें हमें ग्राउंड क्लास हेपेटोसाइट्स मिलेंगे, ये मोस्ट स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है, बी वाले के साथ, जिसमें सेल्स जो हैं विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो स्वॉलन हो जाएंगे बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन। तो ये इसका डायग्नोस्टिक हॉलमार्क होता है ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट। और इसके अलावा हमें वायरल एंटीजन की प्रेजेंस भी मिलेगी इस तरह के सेल्स में, और वो हम इम्यूनोस्टेनिंग के थ्रू कंफर्म करेंगे वायरल एंटीजन की प्रेजेंस। तो इस फिगर में देखिए यहाँ पे ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स दिखाए गए हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में, जो कि जब हेपेटाइटिस बी वायरस का सरफेस एंटीजन एक्यूमुलेट कर गया, इस वजह से हमें ये अपीयरेंस मिलती है। हेमाटोक्सिलिन स्टेनिंग से हमें एबंडेंट फाइनली ग्रेन्युलर पिंक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स नज़र आ रही है, ठीक है। तो इम्यूनोस्टेनिंग यहाँ पे की गई है इनसेट में, और इसमें जो है स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी है वो कंफर्म कर रही है कि इसमें सरफेस एंटीजन मौजूद है, ठीक है, ये ब्राउन फिगर। इसके अलावा लिवर बायोप्सीज जो हैं ये भी इन्वॉल्व होती हैं बाय द क्रोनिक हेपेटाइटिस सी, क्वाइट कॉमनली शो लार्ज लिम्फोइड एग्रीगेट, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस वाले की जो अगर हम बायोप्सी करेंगे तो उसमें हमें लार्ज लिम्फोइड एग्रीगेट्स मिलेंगे। इस फिगर में देखिए ये क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस हुआ है जो हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से हुआ है, जिसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक पोर्टल ट्रैक की एक्सपेंशन मिल रही है बाय अ डेंस लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेट, तो लिम्फोइड के एग्रीगेट्स मिलेंगे। ऑफन है ये हेपेटाइटिस सी जो है पार्टिकुलरली इसका जो जीनोटाइप 3 होता है ये फैटी चेंज के साथ एसोसिएटेड होता है इन द स्कैटर्ड हेपेटोसाइट। बाइल डक्ट की इंजरी भी बहुत प्रोमिनेंट होती है कुछ केसेस ऑफ हेपेटाइटिस सी में, बाइल डक्ट भी इंजर होगी और ये मिमिक करेगी हिस्टोलॉजिक चेंजेस इन द प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस।